नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां मिलती है सटीक तैयारी, मेहनत की पूरी कीमत। आज हम ला रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पदों के लिए धुआंधार प्रैक्टिस सेट, जिसमें न सिर्फ आपके सवाल हल होंगे बल्कि आप सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिहार पुलिस चालक यानी बिहार पुलिस ड्राइवर जो 4361 पदों की जो भर्ती आई है, उसी के पैटर्न पर जो है ये 20 सेट दिया गया है इसमें। ठीक है, उसी के पैटर्न पर जो है ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज हम लोग जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो 4361 पदों का भर्ती आया है, उसी पर सेट हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों का सेट जो है कितना सही हुआ है, 100 में से कितना नंबर जो है सही हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। मेन जो मेरिट बनेगा वो ड्राइविंग पे बनेगा, जो आप गाड़ी चलाइएगा उसी पर मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आप टारगेट ले लीजिए, कम से कम 40 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ है। इसमें मेन जो है, मैं आपका सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस अगर बता दूँ तो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और मैथ से भी, इसमें मैथ नहीं दिया गया है लेकिन मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें मैथ भी दिया गया है क्वेश्चन, तो मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब मोटर वाहन अधिनियम से रहेगा, यातायात चिन्ह से, जैसे कि आगे जाकर लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ऐसे दिया रहता है ना, तो उसी तरह से जो है चिन्ह से भी क्वेश्चन रहेगा, अधिनियम से भी क्वेश्चन है। पाठ पुर्जा यानी एसी में कौन सा लगता है, क्लच ब्रेक के बारे में जो है रहेगा, उस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें 20 टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का जो है टोटल क्वेश्चन रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है 60 नंबर का जीके जीएस रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा। जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ रहेगा। ठीक, फिर इसी के पैटर्न पर जो है क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे, जिसमें आपको कोशिश करना है 40 नंबर आ जाए। ठीक है, इसमें टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट से जो है स्टार्ट करें, सेट नंबर 1 से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आरसीबी। जो बेंगलोर ने जो है ये आईपीएल 2025 जो है आईपीएल जीता था, और उप विजेता का नाम पूछेगा तो पंजाब किंग्स हो जाएगा। पंजाब किंग्स, जिसके कप्तान जो है श्रेयस अय्यर थे। ठीक है, अय्यर थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जून 2025 में G7 51वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी जून जो 2025 हुआ था, G7 का 51 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर, कनाडा में हुआ था। यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा सेम टू सेम, G7 आगामी 52वां शिखर सम्मेलन 2026 जो है वो कहाँ होगा? G7 52वां शिखर सम्मेलन जो है 2026 कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में होगा ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन थे? तो याद रखिएगा, बुकर, बी से बानो मुस्ताज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर, बी से बुकर, बी से बानो मुस्ताज। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपल सुजाता चुवांगश्री। ओपल सुजाता चुवांगश्री। जून 2025 में शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध के दौरान, जून 2025 में शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश मतलब अपने देश में वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया था? कौन सा अभियान चलाया था बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अप्रैल 2025 में जो पहलगाम आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा सैन्य कार्रवाई किया था? जो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था पहलगाम में 2025, अप्रैल 2025 में जो हुआ था, तो वो कौन सा सैन्य कार्रवाई हुआ था? तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। कौन सा हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर। 21 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्रवाई किसके विरुद्ध किया था? सैन्य कार्रवाई जो है किसके विरुद्ध किया था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान के विरुद्ध जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ईरान के विरुद्ध अमेरिका ने किया था। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका ऑप्शन आपको मैं दिखा दूँ, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए 88.16 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 87.88 मीटर, ऑप्शन सी 86.62 मीटर और ऑप्शन डी 85.10 मीटर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88.16 मीटर। ये करीबी जो है आपको मीटर दिया गया है सारे में, तो इसका जो है आपको एग्जैक्ट मीटर जो है ध्यान रखना है। 88.16 मीटर भाला फेंकर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी गोल्ड जीते थे ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 4 जून 2025 को ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति बने। ली जे म्यांग जो है 4 जून 2025 को, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 4 जून 2025 को ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति बने थे, तो ये आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया। इसी में ली जे म्यांग चाइनीज़ भाषा जो है उसी तरह का बोला जाता है, ली जे म्यांग, ठीक है, दक्षिण कोरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस तरह जो है भारत के कौन हटा सकता है, ठीक है। तो इसका जो है आपको उत्तर होगा, देखिए भारत के राष्ट्रपति का सबसे पहले मैं आपका बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। इन 5 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति को 2 प्रकार से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति खुद से त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है, और दूसरा जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन करने के आरोप में जो है इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, तो ये काम जो है संसद करती है, संसद में पेश किया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया को, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस आर्टिकल में था, आर्टिकल नंबर 61 में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 12 जो है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है, मतलब कौन से राज्य दूसरा तथा तीसरे स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर मैं बता दूं आपको पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 80 नंबर पे है, और महाराष्ट्र जो है 48 और पश्चिम बंगाल जो है 42 नंबर पे है, ठीक है। इसको आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और गांधीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में उद्यम कार्यशील है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर होता है जो कि लगभग 55% का होता है, ठीक है। कितने परसेंट का होता है, 55% का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भारत में उन्नति संतोषजनक रही है, भारत में उन्नति संतोषजनक रही है, कुल आय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, असमानता में कमी के संबंध में, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे बड़ा नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप जो है किस नदी में स्थित है, बताइए। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है निम्नलिखित में किस नदी में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजीएम फेट मिल्स के अनुसार 1583 ईस्वी में इसका कुल क्षेत्रफल 1246 वर्ग किलोमीटर था, परंतु इसका बाढ़ और भू कटाव के कारण यह सिमट कर मात्र 421.65 वर्ग किलोमीटर रह गया। यह असम के जोराहट जिले में, असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के जोराहट जिले में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक का नाम जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने जो है जैव विकास मत का प्रतिपादन किया था, जैव विकास मत का जो है प्रतिपादन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो कथकली की जड़ें आप लोगों को तो पता ही होगा, कथकली की जड़ें जो है केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय रेगिस्तान, ये आपको पता होगा भारत में रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में है, किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। मान लीजिए कि खाली स्थान को जो है इसमें
खाली स्थान को यहाँ खाली स्थान को आपको फिल करना है, ठीक है। तो राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ है, किस पहाड़ियाँ में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली की पहाड़ी में है, ठीक है। अरावली की पहाड़ी जो है वहाँ राजस्थान में है, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का झील नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का झील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तिल झील, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सांभर झील, ठीक है। सांभर झील जो है खारे पानी का झील है, तो ये मीठे पानी का झील नहीं है, तो सांभर झील होगा, ठीक है। सांभर झील जो है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दाल जो है फलदार फसल है, ठीक है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। और मैं कुछ आपको टॉपिक बता देता हूँ। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे है और गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है, गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। गोमती नदी पूछेगा, गोमती नदी पूछेगा तो आपको ये लखनऊ मार देना है, ठीक है। लखनऊ LUC लखनऊ समझ जाइएगा। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो राममुंदा, ठीक है, राजमुंदा, सॉरी गोदावरी नदी के किनारे जो है राजमुंदा है। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, बताइए। 30 है, 32 है, 31 है और 34 है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34 है, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ये मैथ का क्वेश्चन है जो है, ये आप लोग जो है बता दीजिएगा। मैं इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 38 वर्ष आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 28 होगा, 28 का आंसर बी आएगा 300। आप लोग बना लीजिएगा ये क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। चलिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ऑप्शन नंबर ए आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप इसको रेफ्रिजरेटर का तापमान तक ठंडा रख सकते हैं। गलत है, ये दोनों गलत आंसर है, ठीक है। आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म रख सकते हैं, थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं और ना ही ठंडा कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी गलत है। आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको इसमें बता देता हूँ 29 नंबर में, इसमें है कि उसमें से गैस निकलती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो कमरे का टेम्परेचर जो है बढ़ा देती है, ठीक है। इसी तरह का है, देखिए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है, सॉरी किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है, किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंच ब्लेंड, ठीक। पिंच ब्लेंड से जो है रेडियम प्राप्त किया गया है। यह एक यूरेनियम का अयस्क है। पिंच ब्लेंड में यूरेनियम, लेड तथा हीलियम का भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। वायु है, क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है और विद्युत अपघट्य क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी है, विद्युत अपघट्य, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण है। देखिए, वायु विभिन्न गैसों का एक निश्चित मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें प्रमुख घटन ऑक्सीजन का 21% होता है, हवा में जो है ऑक्सीजन 21% का मात्रा होता है तथा नाइट्रोजन का 78% तथा जलवाष्प भी होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कई गैस अल्प मात्रा में जो है मौजूद रहता है, ठीक है। समझ गए इस बात को।
चलिए, पादर धातु मिश्रण है, किस चीज़ का? पादर धातु जो है मिश्रण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पादर युक्त मिश्र धातु होती है, या डी होता है अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादर युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, पादर युक्त मिश्र धातु। अब बताइए, कोयले का सामान्य प्रकार है। बताइए, कोयले का जो है सामान्य प्रकार है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ए, बिटुमिनस। ठीक, कोयले का सामान्य प्रकार जो है बिटुमिनस है। इसमें कार्बन का अंश 70% से 90% तक का होता है। अब बताइए, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि जी, ए यू, ए एल और ए जी। बताइए, स्वर्ण मतलब होता है गोल्ड, सोना। स्वर्ण मतलब क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड का इसका आणविक सूत्र होगा ए जी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए जी मतलब गोल्ड होता है। सबको पता है जी से स्टार्ट होता है तो गोल्ड ये होगा। तो बहुत लोग गलत आंसर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए मारते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ए जी से होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, खाली स्थान को यहाँ पर फिल करना है। खाली स्थान, पौधे में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी। देखिए, जल, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक, ऐसे आपको याद करना है। फ्लोएम खनिज का यानी फूड का फ्लोएम। देखिए, फूड मतलब क्या होता है? भोजन, फूड। तब फ से फूड, एफ से फूड, अब से फ्लोएम। ठीक है, यानी भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का परिवहन जो है जाइलम करता है। ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे आपको याद रखना है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, कटा तना से, इनमें से किसी से नहीं और इन दोनों से। बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए, बीजों से, माँ पौधा जो है बीजों से भी मिलता है और कटा तना से भी मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास का मुख्य कारक क्या है? बताइए, विकास का जो है मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण है विकास का मुख्य कारक। देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। आपको 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बारे में जो है आपको ये बताना है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 66, ऑप्शन नंबर सी। 39 का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बना दीजिएगा, ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आपको 100 तक मोटर वाहन के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक मोटर वाहन के बारे में दिया गया है, उसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा। ठीक है, हवा में जो है अपरदन का शक्तिशाली स्रोत होता है। चलिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी क्या है? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में है। ठीक है, देखिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी भी बेंगलुरु में है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी बेंगलुरु में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी बेंगलुरु में है। देखिए, हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का खंडहर जो है किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। ठीक है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या है, कब होता है? देखिए, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है ऑप्शन नंबर सी, भोपाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भोपाली। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी भोपाली नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, भैरवी होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग ऑप्शन नंबर डी, भैरवी होगा। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है? बताइए, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्युच्च घनत्व। अत्युच्च घनत्व जो है, तो ये कृष्ण छिद्र का मतलब होता है ब्लैक होल, BLAC के ब्लैक होल। ठीक है, तो इसका अत्युच्च घनत्व, इसका घनत्व होता है अत्युच्च घनत्व। ठीक है, ये बताइए, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आए। ठीक, विशेष अनुदेशों के साथ
विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आए। भारतीय उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, भारत को संगठित रखने के लिए, यदि संभव हो जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस को विभाजन, मैं पूरा बड़ा कर देता हूँ, आप अच्छे से पूरा ऑप्शन के साथ देख लीजिए। कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये 1947 में भारत आए थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय थे। इसी के समय माउंटबेटन के समय जो है भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र के विभाजन की घोषणा हुई तथा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? देखिए, दिल्ली का सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था या सिकंदर लोदी था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 5 जो है बड़ी बड़ी नहरों का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? बताइए। तो ये अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्ण नदी पर बना है। तो याद रखिएगा, ये कृष्ण नदी पर बना है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो है कृष्ण नदी पर बना। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? बताइए, जीटी रोड जो है किसके शासनकाल में बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी ने और अकबर ने? बताइए। तो जीटी रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने के शासनकाल में जो है ये जीटी रोड बनी। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए, जीटी रोड को प्रारंभ में शेरशाह मार गया सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। यह पाकिस्तान के पेशावर से बंगाल के सेनर गांव को जोड़ता है। ठीक है, ये पाकिस्तान के पेशावर से बंगाल के सेनर गांव को जोड़ता है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे जीटी रोड कहा जाने लगा। नहीं तो इसका पहले नाम था शेरशाह मार्ग था, या आप बोल सकते हैं सड़क ए आजम मार्ग था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, डॉक्टर वीजी कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वीजी कुरियन को कहा जाता है। और यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक किसे कहता है, तो ये हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य में, औषधि विज्ञान में, भौतिकी में और रसायन शास्त्र में? बताइए। तो डॉक्टर सीवी रमन को जो है भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, देखिए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अल्फांसो क्या है? गुलाब की एक किस्म, सेब की एक किस्म, अंगूर की एक किस्म या आम की एक किस्म? अल्फांसो, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अल्फांसो जो है ये देखिए आम की एक किस्म है। अल्फांसो पूछेगा तो ये आम की एक किस्म है। ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखिए मसौदा पूछेगा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो ये भीमराव अंबेडकर होंगे। शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है? बताइए। कनिष्क का शासन, हर्ष का समृद्धि, शिवाजी का शासन और चंद्रगुप्त का शासन? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन। ठीक है, इसमें देखिए मैं बता दूं आपको कि 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है अपनाया था भारत सरकार ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को
ऐसे जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीय को लाभान्वित कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा मतलब कि राष्ट्रवादी नेता जो है जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध में लाभान्वित कर सके, तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा था ऐसा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा जो है इको फ्रेंडली है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ये जैविक खेती के लिए है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जैविक खेती के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण है। भारत में जो है उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की दुर्बलता, बताइए ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, बताइए। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विदेशी पूंजी की दुर्बलता, विदेशी पूंजी की दुर्बलता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, नालाइरम काव्य संग्रह में खाली स्थान को यहाँ फिल करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अलवार, ठीक है, 12 अलवार। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, विश्व विरासत दिवस जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। मैं कुछ दिवस जो है आपको बता दे रहा हूँ। 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व सूर्य दिवस, यानी SUN संडे, ठीक, संडे जो है विश्व सूर्य दिवस जो है मनाया जाता है। 5 जून को जो मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाता है। 18 मई को मैं बता दूं आपको पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, ठीक है, पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, OIC का अर्थ क्या है, मतलब आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, OIC का फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है, OIC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये होगा इस्लामिक कंट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि OIC की स्थापना सितंबर 1969 यानी 1969 में हुआ था, ठीक है। इसरो की भी स्थापना 1969 में हुआ था, ISRO, ठीक है, इसरो का स्थापना जो है 1969 में होता है। और इस्लामिक कंट्री का भी जो है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री का भी इतना ईस्वी में सितंबर 1969 में ही हुआ था, ठीक है। इस संगठन में सदस्यों की संख्या जो है, सदस्य देशों की संख्या 57 है, कितना है 57। और इसका मुख्यालय जो है सऊदी अरब के जेदा में है, सऊदी अरब के जेदा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बताया जाएगा। एक क्वेश्चन जो है 61 से 100 तक जैसे कि मैंने बताया है बीच में, तो ये अब 61 से मोटर वाहन के बारे में जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है यही है। इस 40 क्वेश्चन है और इसमें से आपको कम से कम 30 से 35 के बीच में आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंध है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है। वाहन बीमा, गाड़ी पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस की, मतलब देखिए वैध ये कर रहा है कि ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कोई डुप्लीकेट भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, ओरिजिनल चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चला सकता, ठीक है। यह नियम सभी मोटर वाहन 2 पहिया 4 पहिया या भारी वाहन जैसे ट्रक, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का जैसे गाड़ियों के लिए भी लागू होगा, ठीक है, लागू होता है, सभी गाड़ियों के लिए लागू होता है। यह प्रावधान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और वाहन जब्ती भी हो सकती है, ठीक है, मतलब गाड़ी भी जब्त किया जा सकता है पकड़े जाने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, नो एंट्री संकेत का क्या अर्थ है, मतलब कहीं भी आप जाइएगा दिखता है बोर्ड पर नो
नो एंट्री का संकेत क्या है? तो नो एंट्री एक आदेशात्मक संकेत है, ठीक है। यह दर्शाता है कि उस दिशा में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित है, किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, बाहर घुसे नहीं, मतलब उधर जाना नहीं है, ठीक है, उधर नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है कि कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है? बताइए, कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 146, धारा 146 है। ये धारा 146 के अनुसार वाहन का बीमा कराना अनिवार्य है, ठीक है। थर्ड पार्टी के नुकसान को कवर करता है, बीमा जो है थर्ड पार्टी के नुकसान को कवर करता है। बिना बीमा वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। यह प्रावधान दुर्घटना के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जब दुर्घटना होती है, ठीक है। देखिए अब ये बताइए, यूटर्न प्रोहिबिटेड, ठीक है, यूटर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किसका निर्देश देता है? ठीक है, प्रोहिबिटेड, ठीक है, यूटर्न प्रोहिबिटेड संकेत किसका निर्देश करता है? ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ, ये होता है नहीं, ठीक है, यानी मना है, नहीं यानी मना है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूटर्न लेना मना है। 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूटर्न लेना मना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए। देखिए यह संकेत लाल गोले में उल्टे यू आकार का होता है, ठीक है, लाल, इसका संकेत जो है लाल गोले में उल्टे यू आकार का होता है। इसके ऊपर क्रॉसिंग मार्क से होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ड्राइवरी लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है? बताइए, 2025 के अनुसार ड्राइवरी लाइसेंस जो है कितने वर्ष के लिए वैध होता है? देखिए कुछ मैं बता देता हूँ आपको, नए नियम के अनुसार 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए, देखिए 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए, 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए व्यक्तियों का लाइसेंस जो है 10 वर्ष का होता है, ठीक है। 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों का आयु 10 वर्ष होता है, लेकिन 40 वर्ष से अधिक के लिए वैधता 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। 40 वर्ष से जो अधिक हैं, 40 प्लस हैं, उसकी वैधता जो है 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए होती है। देखिए हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किस स्थान पर उपयोग किया जाता है? बताइए, नेशनल हाईवे पर, रिहायशी क्षेत्र पर, बस स्टैंड पर और बाज़ारों में? बताइए। तो इसका उपयोग जो है आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर बी, रिहायशी क्षेत्रों में होता है, ठीक है, रिहायशी क्षेत्रों में। यह एक साइलेंट जोन है, यानी शांत क्षेत्र वाले दर्शाता है, शांत क्षेत्र वाले को दर्शाता है। अस्पताल, स्कूल या रिहायशी इलाकों में यह प्रमुख रूप से होता है, ठीक है। इसका उल्लंघन करने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। कितने का? 1000 रुपये का जो है जुर्माना लग सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, सील्ड बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन पे आप फोकस मत करिए, इसका ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, अधिनियम पूछा है, धारा नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सील्ड बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, ठीक है। देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, 2019 के तहत, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम जो है 2019 के तहत सीट बेल्ट पहनना जो है अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर आपको, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका उल्लंघन करने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। देखिए स्टॉप संकेत कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, लाल सीमा, वृत्ताकार और पीला सिंगा, अष्टभुज आकार यानी लाल रंग, चौकोर यानी सफ़ेद रंग। बताइए स्टॉप का संकेत कैसा होता है? स्टॉप का, तो देखिए स्टॉप का संकेत एकमात्र ऐसा ट्रैफिक चिन्ह है जो अष्टभुजाकार होता है, ठीक है, अष्टभुजाकार, लाल रंग और सफ़ेद अक्षरों में स्टॉप लिखा होता है, ठीक है। यह सड़क पर पूर्ण रूप से रुकने का आदेश देता है, पूर्ण रूप से जो है रुकने का आदेश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अष्टभुजाकार आकार और लाल रंग का होता है। देखिए स्कूल जोन के पास गति सीमा कितनी होनी चाहिए? स्कूल जोन के पास जो है गति सीमा कितनी होनी चाहिए? तो जितनी कम हो सके उतनी स्लो चलाना चाहिए स्कूल के पास हो, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इसका सबसे कम दिया गया है, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे स्कूल के बाहर बच्चे घूमते हैं, तो जितना स्लो जाए स्कूल के पास से उतना अच्छा रहता है। ये 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1919 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई बिना हेलमेट? देखिए बिना हेलमेट का जो है चालान की रकम पहले 100 थी, ठीक है, पहले 100 थी, लेकिन अब बढ़ाकर जो है 1000 रुपये कर दी गई है,
बिना हेलमेट का जो है पहले 100 थी, उसके बाद 1919 का अधिनियम जो आया था उसमें बिना हेलमेट का 1000 रुपये कर दी गई है। यात्री और चालक दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। जो पीछे बैठेंगे गाड़ी पे, जो ड्राइवर रहेंगे वो भी, और पीछे बैठेंगे उनके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट पहनना जो है अनिवार्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है? किस धारा के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 184 धारा नंबर 184 के तहत जो है प्रतिबंधित है, ठीक है। धारा 184 लापरवाही से वाहन चलाने से संबंधित है, ठीक है। इसका उल्लंघन करने पर आप अगर मान लीजिए कि इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। 5000 रुपये तक का जुर्माना आपको फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है? गिव वे संकेत का अर्थ जो है आपको होता है प्राथमिकता दो। गिव वे मतलब होता है आपको प्राथमिकता दो। क्या होता है? प्राथमिकता दो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिव वे का अर्थ होता है आपको प्राथमिकता दो। मैं आपको बता दूं कि एक चेतावनी संकेत है, ठीक है, चेतावनी संकेत है। यह दर्शाता है कि सामने वाले वाहन को पहले रास्ता देना है, ठीक है, सामने वाले वाहन को पहले रास्ता देना है। 73, यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? मतलब उसका अधिकतम जुर्माना क्या होगा 2025 के अनुसार, ठीक है। तो अगर कोई चालक जो है रेड लाइट को जो है पार करता है, ठीक है, तो उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये काम बार बार करता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर वो काम बार बार करे तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस चीज़ का प्रतीक है? लेफ्ट हेयर पिन बेंड देखिए यह एक चेतावनी संकेत है, ठीक है। यह दर्शाता है कि आगे बाएं तेज मोड़ है जिससे वाहन चालक सावधानी बरते, ठीक है, वाहन चालक जो है सावधानी बरते। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बाएं तेज मोड़ है। देखिए ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है? ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का संकेत जो है कब होता है? तो इसका ऑप्शन सही नंबर होगा। देखिए सुरंगों और मोड़ों पर, ठीक है, सुरंगों और मोड़ों पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पीडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है? पीडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है संकेत क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल चलने वाले मार्ग को, ठीक है, पैदल चलने वाले मार्ग को। देखिए मैं इसका एक आंसर बताता हूँ। इसका जो है अगर मान लीजिए इसका आप उल्लंघन करते हैं, ओवर ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, ठीक है, 2000 रुपये तक का जुर्माना आपको लग सकता है इसका उल्लंघन करने पर। देखिए निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं? निजी गाड़ी के लिए जो है फास्टैग अनिवार्य है कि नहीं? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ये जो है इसने फास्टैग को सभी 4 पहियों वाहन के लिए अनिवार्य कर दिया है। देखिए 4 पहिए के लिए है, ये 2 पहिए के लिए नहीं है, ये 4 पहिए के लिए, ठीक, 4 पहिए के लिए जो है अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के दोहरा टोल शुल्क लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप फास्टैग यूज़ नहीं करते हैं तो आपको 2 बार टोल लिया जा सकता है, ठीक है, 2 बार जो है टोल लिया जा सकता है, 2 बार। इस समय ईंधन और कागजी कार्रवाई की बचत करता है। यह फास्टैग जो है ईंधन और कागजी कार्रवाई का बचत करता है। देखिए वन वे संकेत का क्या अर्थ होता है? वन वे संकेत का क्या अर्थ होता है? केवल एक वाहन जा सकता है, वाहनों को केवल एक दिशा में चलाने के लिए अनुमति है, वाहन को बाईं ओर चलाना है, सड़क बंद है। बताइए 78 का वन वे संकेत क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहनों को केवल एक दिशा में चलाने की अनुमति है। यह एक आदेशात्मक संकेत है, यह एक आदेशात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि सड़क केवल एक दिशा में ट्रैफिक के लिए है, ठीक, सड़क केवल एक दिशा में जो है ट्रैफिक के लिए है। उल्टी दिशा में चलाना कानूनन अपराध है। उल्टी दिशा में चलाने पर आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उल्टी दिशा में अगर आप चलाते हैं तो इसमें आपको 5000 तक का चालान देना पड़ सकता है, ठीक है,
पीयूसी का फुल फॉर्म जो है कभी कभी पूछता है, ठीक है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय तक का होती है, ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। तो आप लोग पूछेंगे 1 वर्ष क्यों, 6 महीना होता है। तो देखिए मैं बता दूं कि अगर आप नया गाड़ी लेते हैं तो उसमें 1 वर्ष का जो है पीयूसी बनता है, ठीक है, बाकी पुराने गाड़ी को लेकर आपको 6 महीना का बनता है, ठीक है। तो इसमें पूछता है पीयूसी का वैधता कितने समय तक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 वर्ष तक होती है, ठीक है। देखिए मैं बता दूं कि नए वाहनों के लिए पहली बार यह 1 साल के लिए वैध होती है। पुराने वाहनों के लिए पीयूसी पर हर 6 महीना में रिव्यू कराना पड़ता है, ठीक है, रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आप पीयूसी नहीं बनवाते हैं और बिना पीयूसी की गाड़ी चलाते हैं तो 1,000 रुपया से 2,000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। देखिए राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ है। राउंड अबाउट संकेत का अर्थ कहता है सीधी सड़क, वाहन वापस लें, गोल चौराहा और कोई सिग्नल नहीं। बताइए राउंड अबाउट का संकेत जो है ये एक चेतावनी संकेत है, ठीक है, यह दर्शाता है कि सामने गोलाकार ट्रैफिक सिग्नल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, सॉरी इसका नहीं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये गोल चौराहा हो जाएगा, ठीक है, आगे जो है गोल चौराहा है। ये क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है, जो क्लच है गाड़ी का, जो क्लच है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो है पावर ट्रांसफ़र को जोड़ता है और तोड़ता है, ठीक है। आप क्लच दाबकर जो है 1 गियर 2 गियर लेते हैं तो वो क्लच को तोड़ता है और जोड़ता है। सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है। सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट का तेल का चयन किस पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, यानी तापमान और इंजन पाइप पर। वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है। जब वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होता है वो किस खराबी का जो है संकेत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेट फेल होता है तो वाहन चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किसमें हो सकती है। बाइक या कार कोई स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो ये किस चीज़ का जो है खराबी है, समस्या किस चीज़ की हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्टार्टर मोटर में जो है समस्या हो सकती है। क्लिक की आवाज़ आने का अर्थ होता है पावर मिल रहा है लेकिन मोटर नहीं घूम रही है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ठीक है। 2 व्हीलर वाहन में ओवरहीट का ऑयल की कमी हो सकती है। देखिए ऑयल यानी मोबिल या पेट्रोल नहीं रहेगी तो इंजन जो है हीट हो जाएगा और सीज होने का चांस रहेगा, ठीक है, ये सीज मतलब लॉक होता है, लॉक होने का चांस बढ़ जाएगा। इंजन में साइलेंसर का कार्य क्या होता है। तो साइलेंसर जो है आपको ध्वनि पर नियंत्रित करता है, यानी साइलेंसर जो है आपको ध्वनि को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि को नियंत्रित करता है, ठीक है। जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या है। बताइए जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगती है तो इसका समस्या क्या है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक तरफ का ब्रेक असंतुलित, मतलब ब्रेक जो है एक तरफ का असंतुलित है, ठीक है, खींचने लगती है तो। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन के ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन के ऊपर नीचे चलाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। यह एक रोटेशनल मूवमेंट को पिस्टन की रेखीय गति में बदलता है, ठीक है। ये रोटेशनल मूवमेंट को पिस्टन की रेखीय गति में बदलता है। अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है। अधिक धुआं छोड़ने का बाइक या कार में एक आम कारण क्या होता है। साफ हवा, अधिक पानी, फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी या ब्रेक टाइट होना, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी, ठीक है। बताइए लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है, ठीक है। लुब्रिकेंट बदलने का सही समय होता है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर 5,000 या 10,000 किलोमीटर के बाद जो है लुब्रिकेंट बदलने का सही समय होता है, ठीक है। कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद जो है आप बदल सकते हैं, ठीक है।
वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है? वाहन की चेन जो है लूज हो जाए, टू व्हीलर की, बाइक की, मान लीजिए BIC की बाइक की चेन अगर लूज हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है? देखिए, ढीली चेन से गाड़ी चलाते समय झटके महसूस होते हैं। चेन स्लिप करने लगती है, जिससे पिकअप कम होता है, आवाज़ और कंपन बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झटका लगता है और आवाज़ आती है। ठीक है, देखिए, अधिक ब्रेक लगने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है? अधिक ब्रेक लगने पर डिस्क पर क्या असर पड़ता है? तो गर्म होकर घिस जाती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म होकर घिस जाती है। स्पार्क प्लग का कार्य क्या है? स्पार्क प्लग का जो है कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सी, ईंधन में चिंगारी पैदा करना। ठीक है, डार्क प्लग का काम ईंधन में चिंगारी पैदा करना है। ये रेडिएटर में पानी न होने से क्या समस्या हो सकता है? रेडिएटर में अगर पानी न हो तो क्या समस्या हो सकती है? रेडिएटर के लिए ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओवर हीटिंग। देखिए, कोई भी मशीन या गाड़ी में अगर पानी न हो तो वो हीट करने लगता है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओवर हीटिंग, यानी गर्म होने लगती है। एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है? अगर एयर फिल्टर जो है गंदा हो जाए तो क्या होने लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंजन में हवा कम हो जाती है। इंजन में हवा कम हो जाती है। ठीक है, 96 का, टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टायर जल्दी घिसते हैं। ठीक है, टायर जल्दी घिसते हैं। अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या गड़बड़ी जांचना चाहिए? हॉर्न जांचना चाहिए, हेडलाइट जांचना चाहिए, टायर जांचना, क्लच केबल जांचना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है? ऑयल को, गति को, टायर को और फ्यूल को। तो देखिए, स्पीड को दर्शाता है, यानी गति को। ठीक है, देखिए, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि वह महंगा होता है, उसमें चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती है, बैटरी चलती नहीं है, इंजन छोटा होता है। क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डीजल इंजन में चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती है, पेट्रोल इंजन में होती है। देखिए, अगर गाड़ी की स्टीयरिंग जो है भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है? ठीक है, क्या कारण हो सकता है गाड़ी के स्टीयरिंग? देखिए, पावर स्टीयरिंग ऑयल कम हो जाए तो स्टीयरिंग घुमाना कठिन होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज इसका कारण हो सकता है। ठीक है, लीकेज जो है इसका कारण हो सकता है। स्टीयरिंग पंप की खराबी भी एक वजह हो सकती है। समय पर ऑयल लेवल चेक और भरना जरूरी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लो पावर स्टीयरिंग ऑयल। तो दोस्तों, ये था आज का दमदार प्रैक्टिस सेट। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन की रेस में सबसे आगे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कितना सवाल सही हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगला प्रैक्टिस सेट इससे भी तगड़ा होने वाला है। याद रखो, मेहनत करोगे तो वर्दी जरूर पाओगे। मिलते हैं अगले दमदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लड़ते रहो और सपनों को साकार करते रहो।